Now I would like to invite Dr. B.L. Sharma, presently working as Joint Director, Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan, RUSA, as well as RVRES, Department of College Education, Commissionerate, Jaipur. Basically, he is geologist and has 32 years experience in university and college teaching. Dr. Sharma has also served Rajasthan Technical University, Kota, and Bikaner Technical University, Bikaner, as Controller of Examination. Dr. Sharma now share different issues and challenges faced by the higher education institutions during NEC accreditation. Dr. Sharma, please join. डॉक्टर सतीश सारस्वत और प्राचार्य मैडम और पूरी जेडीबी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने जो नेक जैसे इम्पोर्टेंट इशू पर एक वेबिनार का आयोजन किया, क्योंकि कमिश्नर साहब का भी ये मत है और वो बार बार रूसा के अधिकारियों की मीटिंग में ये कहते रहते हैं कि नेक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस को इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि राजस्थान में एक जो उच्च शिक्षा में जो एक्रेडिटेशन है नेक का, उसकी संख्या में थोड़ी वृद्धि हो सके। क्योंकि मैं यदि प्रेजेंट सीनियरियों की आपसे बात करूं नेक में, तो अभी बहुत स्थिति कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि जब से SLQAC का गठन हुआ राजस्थान में, वो करीब फरवरी 2016 में इसका गठन हुआ था, और उस समय मात्र 14 कॉलेजेस थे जो नेक से एक्रेडिटेशन उनका लिया हुआ था। और लेकिन जब से SLQAC ने काम संभाला और कॉलेजेस से बार बार संपर्क किया, और रूसा की टीम इसमें हमेशा बहुत ही शिद्दत से लगी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज इसमें शामिल हो पाए, और उसके बाद से आज 70 कॉलेज हमारे नेक से उनका प्रत्यायन हो चुका है, और उसमें 4 संस्कृत कॉलेज है और 66 अपने मल्टी फैकल्टी कॉलेजेज है जिनका कि नेक से प्रत्यायन हुआ है। लेकिन ये क्योंकि अपने यहाँ 300 से ऊपर राजकीय महाविद्यालय हैं और करीब 1680 प्राइवेट कॉलेजेस रन कर रहे हैं राजस्थान में, और आपको जानकर ये भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि मात्र सिर्फ 50 प्राइवेट कॉलेजेस ने नेक से अपना एक्रेडिटेशन करवाया है। तो कुल मिला के एक स्थिति थोड़ी बहुत ही विकट और गंभीर सी लगती है, क्योंकि नेक का जो ये बाध्यता है प्रत्यायन की, उसके हिसाब से हमें हमारी कॉलेजेस को इसके बारे में अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और निश्चित रूप से इसके नेक के लिए सबको जाना ही पड़ेगा। तो ये स्थिति है, लेकिन हमारी टीम इसमें लगातार लगी हुई है, और इसमें अभी फिलहाल हमारे पास 4 कॉलेजेस की SSR आ गई। कितनी आ गई मैडम? 4 राजकीय महाविद्यालयों की SSR हमारे पास आ गई है। इसमें एक तो मीरा गर्ल्स उदयपुर की है, और गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा की SSR हमारे पास आ चुकी है, और लोहिया कॉलेज चूरू की, और एक और आई है, और गर्ल्स MS कॉलेज बीकानेर की SSR हमारे पास आ गई है, और परसों राजकीय महाविद्यालय टोंक की भी SSR हमको प्राप्त हो चुकी है। तो ये इसके लिए मैं मेरे जो नेक में जो अधिकारी लगे हुए हैं यहाँ पे, उनका भी और हमारी रूसा टीम को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि बार बार जो लगातार प्रयत्न करने के बाद ये चीज़ संभव हो पाई है, और कोविड के इस कठिन समय में भी हमारे महाविद्यालय के जो योग्य और शिक्षक है, और जो कि बहुत ही कर्मठ और मेहनती है, उन्होंने इस बीच में दिन रात काम करके, क्योंकि SSR को तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम है, जैसा कि अभी मैडम प्रतिभा सिंह जी ने जो सारे 7 क्राइटेरियाज को बहुत ही एक एक का बहुत विस्तृत विश्लेषण करके, और महाविद्यालय उसके लिए अपने आप को कैसे तैयार करें, इसका पूर्ण आपको एक बहुत ही
अच्छा और ज्ञानवर्धक जो लेक्चर इन्होंने दिया है, जो व्याख्यान जो दिया है, तो मुझे लगता है कि शायद सभी हमारे जो शिक्षक साथी है उससे लाभान्वित होंगे और अपनी SSR रिपोर्ट को तैयार करने में उनको काफी मदद मिलेगी, क्योंकि एक एक क्राइटेरिया जो 7 जो इनके मुख्य क्राइटेरिया जो उनका एक एक करके उन्होंने सभी चीजों पे चीजें क्लियर करने की कोशिश की। तो ये है इस मामले में। और हमने अभी 5 कॉलेज हमारे और हमने पाइपलाइन में डाल रखे हैं कि जिनको हम को विद इन 1 मंथ मैं समझता हूँ कि वो अपनी SSR रिपोर्ट भेजेंगे। उसमें गंगानगर का भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही से भी बातचीत चल रही है कि वो जल्दी अपनी SSR सबमिट करें। MS गर्ल्स कॉलेज बीकानेर की आ गई है और एक RD गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स कॉलेज भरतपुर से भी हमारी बात चल रही है। तो ये कॉलेजेस हैं कि जो जल्दी से अपनी SSR सबमिट करेंगे। और मैं समझता हूँ इस दृष्टि से जो ये काम है हमारा, ये बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन फिर भी ये जो काम है वो राज्य सरकार या हमारे जो कमिश्नर साहब का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उससे थोड़ा कम है। और इस मामले में हम सभी महाविद्यालयों के, मैं प्राचार्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी इसमें जो कि हमने एक बहुत DLQC जो डिविजनल लेवल पे क्वालिटी एश्योरेंस जो सेल का गठन किया है, और मैं आपसे फीडबैक भी लेना चाहूंगा कि शायद इस DLQC के गठन के बाद इस कार्य में थोड़ी तेजी आई है और लोगों सभी महाविद्यालय जो कि NAAC में अभी नहीं जा पाए हैं तो उनको निश्चित रूप से जो डिविजनल लेवल क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी से मदद मिल रही है और वो जल्दी अपना NAAC के विषय में अपने आगे की कार्रवाई संपादित करके और इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ये क्योंकि प्रॉब्लम और भी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि जो हमारे जो कॉलेजेस है वो NAAC के लिए अप्लाई कर नहीं रहे, क्योंकि 2-3 चीजें खास बात मैं इसमें पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि एक तो ज्यादातर महाविद्यालयों को C ग्रेड मिल रहा है, वो बहुत चिंता का विषय है। और C ग्रेड मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि जो उनकी तैयारी है, खासतौर से जो उनका डाटा कलेक्शन है, वो मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से हो नहीं पा रहा है। और NAAC के विषय में या तो क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में NAAC के बारे में ये सेमिनार करवाने का, एक वेबिनार करवाने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि किस तरीके से अपने आप को NAAC के लिए प्रिपेयर करना है। उसकी जो आवश्यक जानकारी शायद ढंग से पहुंच नहीं पाई महाविद्यालयों में, या उसकी जो नया जो इनकी पॉलिसी है उसके हिसाब से हम अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो C ग्रेड जो मिला है ज्यादातर महाविद्यालयों को, ये बहुत एक अच्छी बात नहीं है। और रैंकिंग में हमें हमारे तरफ से कुछ अलग प्रयास करके, कुछ अधिक प्रयास करके इसमें रैंकिंग महाविद्यालयों को हमको सुधारनी होगी। अब आप देखिए कि 2017 जुलाई के बाद सिर्फ 4 कॉलेजेस ने अप्लाई किया है NAAC के लिए, और 2018-2019 में किसी भी महाविद्यालय ने NAAC के लिए अप्लाई नहीं किया। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और 2020 में मात्र गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, जिसने कि अपने SSR उनकी फाइनल हो गई है और उनको पीयर टीम विजिट की डेट्स का इंतजार है, लेकिन अभी कोविड की वजह से जो NAAC बेंगलोर से अभी उनको डेट नहीं मिल पा रही है, लेकिन उनकी अपनी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो ये जो प्रेजेंट सिनेरियो मैंने आपको बताया, तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम्स जो है, तो मुझे अभी बोलना के लिए जो दिया गया है कि भाई किस तरीके से क्या क्या कॉलेजेस को कठिनाइयां आती है, तो इसके लिए हमने SLQSA की मीटिंग भी करवाई थी। और जो विभिन्न जो हमारे विद्वान साथी हैं, विद्वान उसके मेंबर हैं, उनका भी कहना था कि भाई कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि जो ऑलमोस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यूज है जो कि कॉलेजेस को प्रॉब्लम आती है। एक तो फैकल्टी की जो स्थिरता है कि फैकल्टी हमारी जो सैंक्शन पोस्ट के आधार पर फैकल्टी कॉलेजेस में प्रतिस्थापित नहीं है, या NAAC में के पहले उनका ट्रांसफर हो जाता है। जो लोग वास्तविक रूप से अच्छा काम करते हैं, कई बार तो उनका भी ट्रांसफर हो जाता है। तो ये फैकल्टी की एक समस्या सबसे महत्वपूर्ण सभी जो वक्ताओं ने या सभी जो मेंबर्स ने ये बताई थी।
तो इसके लिए हमने JDHRD जो महोदय है उनको भी हमने मीटिंग में शामिल किया था और उनसे निवेदन किया था कि जो भी महाविद्यालय NAAC के लिए अप्लाई करता है एक्रेडिटेशन के लिए, वो उसमें कम से कम 1 साल तक कोई ट्रांसफर नहीं, ताकि वो सभी एकजुट होकर अपना कार्य कर सके और संभव हो तो जितनी भी जो रिक्त पद है, क्योंकि ये राज्य सरकार के हम अधीन काम करते हैं और इसमें शायद इतना ज्यादा हमारा बस नहीं चलता है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से जो कमिश्नरेट लेवल पे माननीय कमिश्नर साहब से या और आगे भी कमिश्नर साहब के माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे कि जो भी महाविद्यालय NAAC के लिए अप्लाई करता है उसका फैकल्टी पोजीशन में स्थिरता बनी रहे और जिन भी विषय में या इम्पोर्टेंट विषयों में यदि पद रिक्त है तो उनको भी भरने का प्रयास किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जो कि दूसरी बात जो है IQAC की एक समस्या सबसे बड़ी थी कि महाविद्यालयों में जो IQAC जो काम कर रही है, जैसे अभी मैडम प्रतिभा सिंह जी बता रही थी कि IQAC बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कमेटी है महाविद्यालय की, और उन्होंने तो तक यहाँ तक कहा कि भाई इसके जो मेंबर है उनकी इंटीग्रिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उनका जो है बल्कि इवन वो परमानेंसी भी नहीं होनी चाहिए, उनको 2-3 साल में बदल देना चाहिए और सीनियर लोग उसमें होने चाहिए। तो इस तरीके की बातें मैडम ने अभी बताई, तो मैं समझता हूँ कि IQAC तो बहुत महत्वपूर्ण एक कमेटी है और उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि अभी तक अपने महाविद्यालयों ने IQAC की इम्पोर्टेंस को समझा नहीं है। और इसमें हमारे SLQAC और जो फर्दर जो हमारे कमलेश जी ने और जो टीम है हमारी, जो उन्होंने ये DLQAC मेरे आने से पहले ही इन्होंने ये सब कर लिया था, तो ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये जो पावर ऑफ जो है SLQAC, क्योंकि पूरे राजस्थान में पूरा काम नहीं कर सकती, तो इसलिए DLQAC बनाना बहुत एक अच्छा और सराहनीय कदम है। तो DLQAC के माध्यम से आप IQAC को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सभी महाविद्यालय में IQAC में सीनियर और अच्छे लोग होने चाहिए और वो कॉलेजेस की जितनी भी एकेडमिक गतिविधियां उनका वो निर्धारण करें और कॉलेज में महाविद्यालय में जो एजुकेशन की जो क्वालिटी को है वो एश्योर करें, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस में सबसे बड़ी बात है कि ये काम इनका बहुत ही ईमानदारी से होना चाहिए। क्योंकि ये कहते हुए थोड़ा कभी कभी थोड़ा लगता है कि IQAC को इतना ज्यादा महत्व अभी तक दिया नहीं गया, लेकिन अब NAAC के चूंकि NAAC बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन चुका है हायर एजुकेशन में, और सारी आपकी जो स्कॉलरशिप है वो भी NAAC पे आधारित हो गई है। आपके जो फंड्स हैं जो आगे चाल मान लो रूसा देगा, चाहे UGC देगी, चाहे कोई जो हेरा देगा, वो सब बेस्ड होंगे आपकी NAAC की परफॉर्मेंस पे। तो मैं I would like to request even the principals, honorable principals, कि IQAC का एक तो सबसे बड़ी बात है गठन बहुत अच्छे से करें और उसके बाद जितनी भी जो एक्टिविटीज है उसका संधारण बहुत ढंग से मतलब इसको करना पड़ेगा, जब जाके हम इसमें NAAC में आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद में ये डाटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाटा कलेक्शन जब तक पूरा ढंग से नहीं करेंगे महाविद्यालय, वो आगे आप जा नहीं पाएंगे IQAC में। और इस बारे में मैंने कुछ चीजें कोशिश की है कि मैं क्यों नहीं हम लोग एक जो SSR बनाने के लिए एक व्यवस्थित डाटा कलेक्शन का एक हम तरीका बनाएं और उसके लिए हम एक डिपार्टमेंटल एकेडमिक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रजिस्टर का संधारण कर सकते हैं। एक ऐसा रजिस्टर हम प्रत्येक डिपार्टमेंट में संधारित करें जिसमें कि अलग अलग पेजेस पे अलग अलग एक टेबल बना ली जाए और उसमें सभी चीजों का बिंदुवार उसमें सम्मिलित कर दिया जाए। जैसे इसमें करीब काफी टेबल्स बन सकती है कि पहला टेबल हम एक HOD का प्रोफाइल बना सकते हैं कि भाई HOD का अपॉइंटमेंट कब हुआ, उसका कितना टेन्योर रहा और उसकी जितनी भी कॉपी है हर कमेटी की या हर एक रजिस्टर की एक गार्ड फाइल भी उससे संबंधित हो और उसमें उनका जो रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट है वो भी उसमें लगता जाए।
कि कब से कब तक किस हेड ने काम किया, फिर किसने कब ज्वाइन किया, कब रिलीव हुआ, उनका सबका हम निर्धारण उसमें बिंदुवार कर सकते हैं। तो ये एक टेबल उसकी ये बन सकती है। दूसरी टेबल हम फैकल्टी प्रोफाइल की बना सकते हैं कि डिपार्टमेंट में कितनी फैकल्टी है, कब किसने ज्वाइन किया और कब वो रिलीव हुआ, उन सबके भी जो लेटर्स हैं वो हम उनका डेजिग्नेशन क्या है, वो उनकी फैकल्टी की पोजीशन, वेदर दे आर परमानेंट फैकल्टी और एडहॉक फैकल्टी और कोई संविदा पे भी है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी डेट ऑफ पीएचडी कब है। तो ये सब उस फैकल्टी पोजीशन या प्रोफाइल में हम लोग इसमें लिख सकते हैं। तीसरी टेबल हम डिपार्टमेंटल रैंकिंग के बारे में भी एक बना सकते हैं, जो कि आपकी IQAC एनुअल बेसिस पे तय कर सकती है कि महाविद्यालय में आपके डिपार्टमेंट की कौन सी रैंकिंग आ रही है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो सूचना है जो कि आपको SSR में जो भरनी पड़ेगी बाद में। उसके बाद एक जो टेबल हम बना सकते हैं वो यूज ऑफ ICT टूल्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी आज के टाइम में कि आप जो ICT टूल्स का क्लासरूम में, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि राज्य सरकार भी और हमारे कमिश्नर महोदय भी अभी ई कंटेंट पे और आपके YouTube चैनल पे इन पे बहुत ज्यादा इनका जोर रहा है, और उस वजह से हम इस महामारी के टाइम में भी बच्चों को एक अच्छा क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने में हम सफल रहे हैं। तो ये इस चीज का भी एक रजिस्टर में इसका संधारण होना चाहिए कि हमने चाहे वो PPT के माध्यम से पढ़ाया हो या चाहे लेक्चर के माध्यम से पढ़ाया हो, चाहे कोई हमने प्रोजेक्ट लिया हो कोई यूज में या स्लाइड्स लिए हो, वो सब इसका निर्धारण इसमें होना चाहिए। 5वें नंबर की टेबल हमारी बन सकती है कि टीचर्स रिसीव्ड रिकॉग्निशन और फेलोशिप। तो कौन सा जो हमारा फैकल्टी मेंबर ने कौन सी फेलोशिप उसको मिली और कोई उनको अवार्ड रिकॉग्निशन मिला, मान लो कहीं से भी, किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट से या कोई संस्था से, तो उसका भी हम उस टेबल में ईयर वाइज या मंथ वाइज जो भी है उसका संधारण करें और उसका रेलेवेंट डॉक्यूमेंट गार्ड फाइल में लगाएं, क्योंकि रेलेवेंट डॉक्यूमेंट यदि नहीं होगा तो उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उनकी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को संधारित करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि हम बाकी चीजों का ध्यान रखते हैं। उसके बाद एक टेबल हम ग्रांट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स की बना सकते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट्स में चाहे MRP मिला हो, किस फैकल्टी को MRP मिला, क्या उसका जो अमाउंट सैंक्शन था, उसकी जो टेन्योर की डेट क्या थी, और मेजर प्रोजेक्ट मिला है तो उसका भी ये सारी इंफॉर्मेशन हम उसमें सम्मानित करके और एक बहुत ही अप टू डेट जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स का एक हमारे पास डाटा इकट्ठा हो जाएगा। इसके अलावा जो एकेडमिक इनोवेटिव एक्टिविटीज जो डिपार्टमेंट ने करी और उसमें क्या किया, मान लो कोई गेस्ट लेक्चर्स कराए, चाहे कुछ सेमिनार्स करवाई, कोई कॉन्फ्रेंसेस करवाई, वर्कशॉप करवाई, ठीक है, तो ये भी हम है ना जो इसका संधारण उस रजिस्टर में टेबल में कर सकते हैं। उसके बाद एक टेबल, एक पन्ना हमारा या एक पेज में हम एक टेबल बना सकते हैं कि PhD अवार्डेड जो स्टूडेंट्स है उनका डाटा हम रख सकते हैं, या जो दूसरे में जो परस्यूइंग है, जो रजिस्टर्ड स्कॉलर है, उनका डाटा भी हम रख सकते हैं कि कितने बच्चों को किन से कितने अवार्ड हुई, कब ईयर में अवार्ड हुई, उनका जो रिसर्च टाइटल था वो क्या था, और जो परस्यूइंग कर रहे हैं वो किसके अंडर में, उनका जो सुपरवाइजर का नाम भी लिख सकते हैं, और कब उनको डेट जो अवार्ड हुई वो भी डाल सकते हैं। एक टेबल हम जो डिपार्टमेंट में जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं उनकी हम बना सकते हैं कि कितनी आपके जो पेपर पब्लिश हुए, किस फैकल्टी ने कब पेपर पब्लिश किया, और उनकी एक एक कॉपी भी हमको जो गार्ड फाइल है उसमें भी संधारित कर लेनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारी 10वें नंबर की टेबल है वो एक पब्लिश्ड बुक, कितनी बुक आपके डिपार्टमेंट ने पब्लिश की, उसका भी ऑथर कौन है, उसका टाइटल क्या है, और उसकी भी एक एक कॉपी हम गार्ड फाइल में रखेंगे। इसके बाद है कि जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज डिपार्टमेंट ने कराई या उसमें डिपार्टमेंट ने पार्टिसिपेशन किया, तो वो उसका भी एक टेबल हम बना के उसके भी पूरे डाटा हम उसमें कलेक्ट करेंगे, जिससे कि वो हमको, क्योंकि डाटा कलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट,
क्योंकि सबसे जो प्रॉब्लम जो आ रही है अभी महाविद्यालयों को, जो मैंने देखा कि उनका जो डेटा है वो तैयार नहीं है, इस वजह से वो नैक में जाने से थोड़ा उनको दिक्कत आ रही है। इसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे कि फैकल्टी और जो स्टूडेंट्स है उन्होंने कौन कौन से एक्सचेंज प्रोग्राम्स में भाग लिया। जो एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम भी होते हैं और कोई कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी होते हैं, या कोई और दूसरे प्रकार के जो कई जो एजेंसीज है वो एक्सचेंज प्रोग्राम चलाती है, चाहे और उसमें फेलोशिप भी होती है। तो उस सब का भी हमको पूरा इसमें डाटा तैयार करके, और उनकी कॉपीज है, उनका सैंक्शन ऑर्डर है, और वो कहाँ पर गए, किस संस्था से एक्सचेंज उनका हुआ, वो सारा हमको रिकॉर्ड इसमें रखना पड़ेगा। 13 नंबर की टेबल हम बनाएंगे रीएड्रेसल ऑफ द स्टूडेंट ग्रीवेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि स्टूडेंट ग्रीवेंस आजकल बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है ये चीज, क्योंकि कितनी आपकी स्टूडेंट ग्रीवेंसेज आई और उनका रीएड्रेसल किस प्रकार से हुआ और उसका निस्तारण कैसे किया, और उसमें जो मीटिंग हुई उसके मिनट्स से और उसका जो फाइनल डिसीजन हुआ ग्रीवेंस का, उसकी कॉपी भी हमें इसमें लगा के रखनी चाहिए। इसमें मेनली तो जो है जैसे रैगिंग है, कोई यदि लड़कियां हैं तो सेक्सुअल हरासमेंट की जो शिकायतें आती है उसका भी पूरा रिकॉर्ड हमको इसमें रखना चाहिए, क्योंकि रैगिंग आजकल आप जानते हैं कि ये 2 इशू ऐसे हैं तो वो बहुत सेंसिटिव इशू है, और उसके लिए कमेटियां भी अलग बनी हुई है, कई प्रकार की राज्य सरकार ने भी इसमें अपने को डायरेक्शंस दे रखी है। तो ये भी, और हमारा जो इन चीजों का रीएड्रेसल का जो तरीका है वो भी बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए, और उनका जो निस्तारण है वो तो बहुत ही त्वरित होना चाहिए। तो ये बहुत माननीय प्राचार्य महोदयों को इसमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। 14 नंबर की टेबल हम प्लेसमेंट से संबंधित बना सकते हैं कि स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। तो 5 साल का डाटा आपको तैयार करना है, तो 5 साल में कितने कितने प्लेसमेंट्स हुए। तो ये प्लेसमेंट का, चूंकि अपने राजकीय महाविद्यालयों में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग प्लेसमेंट का हमारे पास कोई ज्यादा न तो रिकॉर्ड होता है, और महाविद्यालय लेवल पे एक प्लेसमेंट सेल खोल दिया जाए या खोल दिया गया है, और जो बच्चे वैसे भी दूसरी जगह भी प्लेस्ड हुए हैं, मान लो उनका भी एक यदि हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाए तो वो भी हम उसमें सम्मानित करके और उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। और जैसे कुछ महाविद्यालयों में प्लेसमेंट सेल अच्छे काम भी कर रहे हैं, और कई विद्यार्थियों को उन्होंने प्लेसमेंट दिलवाने में सफलता भी प्राप्त करी है। तो क्योंकि जैसे प्रोफेशनल कॉलेजेस में प्लेसमेंट सेल बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जैसे मैं बताऊं कि वहाँ पे प्लेसमेंट ऑफिसर भी होता है, और वो कंपनियां आती हैं, उनके प्लेसमेंट होते हैं, पूरा रिकॉर्ड होता है उनका। लेकिन अपने यहाँ चूंकि ये चीजें अभी तक ज्यादा हुई नहीं है, तो इस ओर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 15 नंबर की टेबल हम स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फॉर द हायर एग्जामिनेशन, ये भी हम बना सकते हैं। कोई आपका CSIR में सेलेक्ट हुआ, UGC में सेलेक्ट हुआ, या कोई मान लो जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे जो भी हमारी एग्जाम्स होती है नेशनल लेवल की, उसमें किस किस का UPSC में, RPSC में, या जो सब्जेक्ट रिलेटेड एग्जाम है, जो जियोलॉजी में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एग्जाम होती है, ONGC की होती है। तो इसी प्रकार अपने अपने सब्जेक्ट में जितनी भी एग्जाम होती है और उसमें कितना प्लेसमेंट या स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया, तो ये भी एक हमारे लिए नैक में बहुत अच्छा डाटा काम आएगा रैंकिंग के लिए। 16 नंबर की टेबल हम बना सकते हैं कि टीचर्स पब्लिक स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड रिसर्च पेपर्स इन द सेमिनार्स, किसने कितने और कौन सा पेपर कौन सी सेमिनार में प्रेजेंट किया, और वो भी एक आवश्यक है हमारे पास रिकॉर्ड होना। उनके पेपर्स की कॉपी भी, सेमिनार का नाम, ये भी हमको गार्ड फाइल में इसमें रखना पड़ेगा। उसके अलावा एक टेबल बन सकती है कि टीचर्स ने कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए, कितने और कौन सी ट्रेनिंग या वर्कशॉप में वो गया, और उसमें उसका नाम संस्था का, कितनी अवधि के लिए गया, और उसके क्या क्या उसमें जो सर्टिफिकेट्स है उसको भी हमें उसमें लगाना चाहिए। एक जो एकेडमिक जो बॉडीज है उसके मेंबर्स जो हमारे टीचर्स साथी रहते हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ स्टडीज हो, चाहे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हो, या कोई अपने उनकी एसोसिएशन है सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनके मेंबरशिप हो, तो राज्य स्तरीय या नेशनल स्तरीय, उसमें कौन कौन से हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स
चाहे वो BOS के मेंबर रहे हो, चाहे बॉम के रहे हो, चाहे और एकेडमिक काउंसिल के रहे हो, क्योंकि ज्यादातर बड़े महाविद्यालय में हमारे यहाँ एकेडमिक काउंसिल के मेंबर भी है, BOS के चेयरमैन भी वहीं के सारे अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो संभाग स्तर पे जो कॉलेजेस हैं, तो वो ज्यादातर अपने साथी BOS के चेयरमैन भी है, उसके मेंबर्स भी हैं, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर भी है, और कुछ हमारे साथी बॉम के मेंबर भी हैं। तो इन सब का भी एक रिकॉर्ड का निर्धारण हमें करना पड़ेगा। एक उसी रजिस्टर में टेबल हम जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनकी भी बनाएंगे, और उनको क्या क्या फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड कर रखी है महाविद्यालय में, वो उसका भी उसमें लिखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ रैंप है या और जो भी फैसिलिटीज हमारे यहाँ अवेलेबल है वो भी उसको बताना पड़ेगा। उसके बाद जो स्टूडेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे क्लास का मॉनिटर हो, एक उसकी भी हमें रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, और उसको रजिस्टर में बनाएंगे उसमें कि कौन सा क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, यूनियन के कोई प्रेसिडेंट रहा है, जनरल सेक्रेटरी रहा है, कब से कब तक रहा है, उसका नाम, उसका सर्टिफिकेट, वो भी सब हमको उसमें लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम एक डिपार्टमेंट मीटिंग्स विद मॉनिटर और CR, क्लास रिप्रेजेंटेटिव और मॉनिटर के साथ यदि डिपार्टमेंट्स की मीटिंग हमने कितनी बार कन्वीन की और उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए, उसके मिनट्स कॉपी और उसका इम्प्लीमेंटेशन, कितनी मीटिंग ली उसके रिकॉर्ड बताओ। तो ये भी हमको सब फर्जीवाड़ा कर देंगे रजिस्टर में इसमें लिखना पड़ेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है कि ज्यादातर बड़े महाविद्यालय में डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी भी है, खासतौर से साइंस और डिविजनल लेवल के जितने भी कॉलेजेस है, दैट आई नो वेरी वेल कि हमारे यहाँ सभी सब्जेक्ट में डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है, तो उसमें कितने बुक्स है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में बहुत सारी चीजें हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, प्लांटेशन है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस है, सोलर एनर्जी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इसके बाद में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये कई सारी चीजें हैं कि जिनका रिकॉर्ड हमको रखना पड़ेगा, डिपार्टमेंट में उसने क्या क्या काम किया ये भी इसमें रखना पड़ेगा। इसके बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इक्विपमेंटल फैसिलिटीज डिपार्टमेंट है उसका भी एक हमको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, डिपार्टमेंट में क्या क्या है। और रेगुलर जो मीटिंग होती है फैकल्टी की, उसका भी एक हम टेबल बना सकते हैं कि हमने रेगुलर मीटिंग कैरिकुलम के बारे में की है, एकेडमिक हमारी जो एक्टिविटी उसको एनहांस करने के लिए हमने क्या क्या डिसीजन लिए, एक उसकी भी हमको रेगुलर एक रिकॉर्ड रख लेना चाहिए। और एक पेरेंट्स और एल्यूमिनी मीटिंग की भी हमको एक टेबल बनानी चाहिए, कम से कम साल में एक बार हम पेरेंट्स मीटिंग कर सकते हैं। तो कि आजकल अपने कमिश्नरेट ने भी उस समय कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत ये चीजें लाए थे और उसका फायदा भी हुआ, हालांकि अभी उस लेवल पे हम नहीं जा पाए जिस लेवल पे कि राजकीय विद्यालयों में हमारे स्कूल्स में जो ये पेरेंट्स मीटिंग में और उनका जो फीडबैक आता है उस लेवल पे हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा और स्टूडेंट्स की जो रेगुलरिटी है कॉलेजेस में उसमें बढ़ोतरी होगी। तो ये एल्यूमनी की और पेरेंट्स मीटिंग का रिकॉर्ड भी हमको लिखा है। और एक जो हम जो मेंटर्स बनाते हैं, मेंटर्स जो बनाने पड़ेंगे, जो टीचर्स को स्टूडेंट्स जो अलॉट करते हैं, तो और उसमें जो मेंटर्स के बाद क्या क्या स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सोल्व की गई मेंटर ने, वो उसका रिकॉर्ड भी हम एक रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं। और सबसे जो लास्ट में वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड भी हमें उसमें एक शुरू करना चाहिए, कम से कम एनुअल बेसिस पे, और उसका भी एक हम डाटा रख सकते हैं। तो ये जो एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट है उसके रिकॉर्ड का एक रजिस्टर हम बना लें, तो मैं समझता हूँ कि जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमें कि भाई किस प्रकार से हम हमारे डाटा को प्रेजेंट करें, सभी महाविद्यालय से बातचीत होती रहती है, तो उसमें ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। इसी प्रकार हम एक एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी परफॉर्मेंस रजिस्टर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये तो आपका एकेडमिक डाटा हो गया, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होते हैं महाविद्यालय में उसको भी बना सकते हैं, और उसकी भी एक गार्ड फाइल बनानी पड़ेगी, उसका भी एक इंचार्ज बनाना पड़ेगा, और वो जो कमेटीज के जो इंचार्ज है उसके बीच में वो रजिस्टर
मूव कर सकता है और वो अपनी अपनी एंट्री इसमें टाइमली कर सकते हैं। इसमें भी हम टेबल बना सकते हैं कि भाई कौन सी कमेटी के कौन लोग इंचार्जेज हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, एक उनका सारा उसमें संधारण हो सकता है। और एक जो लेटर रिसीव्ड या जो डिस्पैच्ड हुए कमेटी के माध्यम से उनका एक रिकॉर्ड बना सकते हैं। और जो मीटिंग ऑफ जो कमेटी की मीटिंग है वो कब कब हुई और उसमें उसकी जो मिनट्स है उसको हम लगा सकते हैं। और एक कमेटी द्वारा क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए और जो ऑर्गेनाइज्ड किए गए उसका भी हम डाटा उसमें संधारित कर सकते हैं। और एक स्टॉक जो रजिस्टर है, क्योंकि कई कमेटियां ऐसी है कि जिनमें शायद स्टॉक कोई परमानेंट आर्टिकल्स नहीं होते हैं, उसमें आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कई कमेटी जैसी होती है कि उसमें स्टॉक रजिस्टर की भी आपकी डिटेल उसमें आवश्यक होती है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिकॉर्ड है उसको हम इन 5 कमेटियों के माध्यम से या 5 टेबल्स में हम पूरा संधारित कर सकते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो है क्लास, तो स्टूडेंट्स और क्लास में उनकी जो स्किल एनहांसमेंट सिस्टम के बारे में हम एक डेटा बता सकते हैं कि क्लास में हमने जो स्टूडेंट्स की जो स्किल एनहांसमेंट में क्या सिस्टम इन्वॉल्व किया, और उसमें भी कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या करवाई गई महाविद्यालय में और उनका इंचार्ज कौन था, उसमें सारा उसका विवरण हम एक जगह लिख सकते हैं। डिपार्टमेंट ने या महाविद्यालय ने क्या क्या फील्ड वर्क करवाए, कौन कौन से एकेडमिक टूर्स कराए, उसकी भी एक रिकॉर्ड हम बना सकते हैं। इसके अलावा एकेडमिक कमिटीज जो है, एकेडमिक जो काम किया उसकी एक लिस्टिंग हो सकती है कि आपने करिकुलम में कोई चेंज किया या आपने कोई एज ए यूनिवर्सिटी ने आपकी सजेशंस पे किस प्रकार आगे कार्रवाई की, उसका भी हम इसमें लिस्टिंग कर सकते हैं। एक क्लासरूम मैनेजमेंट कमेटी भी बनानी है कि क्लासरूम्स को मैनेज किस ढंग से हम इस तरीके से करें कि उसमें हमारा जो एकेडमिक जो एनवायरनमेंट है वो उसमें थोड़ा सा उसमें सुधार आ पाए। तो वो एक क्लासरूम मैनेजमेंट कमेटी भी हमको इसमें बना लेनी चाहिए। और एक कोर्स कोऑर्डिनेटर जो एकेडमिक काम के लिए हमको हर कोर्स का एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक्चुअली एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं तो हमारा एक्चुअली कोर्स निर्धारण में कोई डायरेक्ट भूमिका नहीं है, लेकिन चूंकि हम ही लोग बीओएस के मेंबर्स भी हैं और बीओएस के कन्वीनर्स भी हैं तो इनडायरेक्टली हमारा उसमें योगदान तो काफी कुछ रहता है। और कई यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिनमें एकेडमिक डिपार्टमेंट, जो नई यूनिवर्सिटी खुली है बाद में, उनमें कोई ज्यादा एकेडमिक डिपार्टमेंट्स अभी खुले नहीं है, तो सारा उनका दारोमदार राजकीय महाविद्यालयों की फैकल्टी पर ही निर्भर है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए हमारा कैरिकुलम में भी मैं समझता हूँ एक एक्टिवली अपना पार्टिसिपेशन है और आगे भी रहेगा। इसके अलावा हम एक टेक्निकल कमेटी बना सकते हैं कि जो खासतौर से जो क्लासरूम में हमें क्या क्या जो आजकल जो हेड्स हैं वो हमको काम में लेने हैं या क्या हमको टेक्निकल मैनेजमेंट करना है, उसका भी हमको एक रिकॉर्ड बनाना है। एक जनरल अवेयरनेस की कमेटी भी हमको इसमें गठित करनी चाहिए स्किल डेवलपमेंट में, कि स्टूडेंट्स में किस तरीके से एक अवेयरनेस बढ़ाई जाए, और तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसकी भी एक कमेटी महाविद्यालय में बनानी चाहिए। इसके अलावा एक बुक बैंक कमेटी हमको बनाना आवश्यक है, क्योंकि बुक बैंक सभी महाविद्यालयों में स्थापित है, लेकिन उसका यूज मैं समझता हूँ प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा, क्योंकि लाइब्रेरियंस भी हमारे यहाँ पर ज्यादातर नहीं है, पीटीआई भी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी शिकायत है। एसएलक्यूएसी में भी ये मुद्दा उठा था कि हमारे यहाँ ज्यादातर महाविद्यालय में लाइब्रेरियन और पीटीआई नहीं है, लेकिन ये सब चीजें शायद मैं समझता हूँ हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है और राज्य सरकार के निर्णयों पर आधारित है, लेकिन फिर भी सरकार अपने लेवल पे प्रयास कर रही है। और नई जो अभी आपने देखा होगा कि आरपीएससी ने अपनी वैकेंसी निकाल दी है, तो खासतौर से यदि ये भर्तियां हो जाती है समय पे तो फैकल्टी पोजीशन में काफी सुधार आने की एक संभावना है। और माननीय कमिश्नर साहब इसमें भी इच्छुक है, लाइब्रेरियंस का भी जल्दी से कुछ हो, पीटीआईज का भी हो,
और वो हमसे जो मीटिंग्स में ये चीजें कहते रहते हैं। इसके अलावा एक बुक बैंक कमेटी और एल्यूमिनी कमेटी भी आवश्यक है, तो जो बना लेनी चाहिए। तो मैंने 2 इश्यूज को छूने की कोशिश करी है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स जो है मेनली डाटा कलेक्शन की है, और चूंकि अभी मेरे जो साथी हैं जो कि काफी वर्षों से इस कार्य को देख रहे हैं और उनके पास और भी इंफॉर्मेशंस हैं और बहुत अच्छा उनका अध्ययन है, तो वो आपको आगे इस संबंध में आगे बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Dr. B.L. Sharma, for your effective deliberation.